नमस्कार, स्वागत है आपका एबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अवन्या रावत। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया संग्राम छिड़ चुका है। सड़क से संसद तक, बयान से लेकर अभियान तक। और अब ये लड़ाई सीधे आधी आबादी बनाम जातीय गोलबंदी की हो चुकी है। यूपी की सियासत में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ राजनीति नहीं, एक महायुद्ध की प्रस्तावना है। एक तरफ सत्ता है जो सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखा रही, और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सत्ता पर हमलावर है। अप्रैल में धूप तेज है, लेकिन उससे ज्यादा तपिश सियासत में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालते हैं। विकास जी, सवाल ये कि क्या महिला आरक्षण सच में सशक्तिकरण है या 2027 की तैयारी? अवन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। अवन्या जी, अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है तो हाँ, विशुद्ध रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और राजनीति में उनकी सार्थक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी। और मुझे लगता है कि यह दशकों से लंबित वो प्रक्रिया थी जिसको आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। अवन्या जी, हम ये चाहते थे कि ये बिल, और हम नहीं चाहते थे, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी आज इस बिल का विरोध किया है वो सारे के सारे लोग भी 2023 में यही चाहते थे कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और जब इस पर इनिशिएटिव सरकार ने लिया और इसे आगे बढ़ाने का काम किया तो वही लोग, अवन्या जी, जो 2023 में कह रहे थे कि नहीं बहुत देर में लागू कर रहे हैं, उसे पहले लागू करना चाहिए और इसे अतिशीघ्र लागू होना चाहिए, वही लोग इसके विरोध में जाकर के खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से जनता समझेगी और जनता इस बात का निर्णय लेगी कि आखिर ऐसा विषय बिल तो 2023 में ही आ चुका है ना? बिल्कुल, बिल 2023 में आ चुका, उसकी डेडलाइन 2034 थी, 2034 में उसे लागू होना था। और इसीलिए जो वर्तमान में बिल लाया गया था तो वो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक था, और जिसे मनीष जी जोड़ने का, विशुद्ध रूप से परिसीमन से जोड़ने का काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है परिसीमन उसका ही एक हिस्सा है, क्योंकि परिसीमन के बगैर जो लोकसभा में सीटें बढ़नी थी, देखिए अवन्या जी, इस परिसीमन की आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्या परिसीमन भारत में पहली बार हो रहा है? परिसीमन इससे पहले भी हुआ, 1952 में परिसीमन हुआ, 1952 में परिसीमन हुआ, 1963 में परिसीमन हुआ, 1973 में परिसीमन हुआ, 2002 में परिसीमन आयोग बना अवन्या जी। और उसके बाद समझिए कि आखिर जो लगातार आजादी के बाद 1970 के दशक तक लगातार परिसीमन हर 10 साल में हो रहा था, वो 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौर में संविधान में 42वां संशोधन करके उसे अवरुद्ध कर दिया, उसे अवरुद्ध करने का काम किया। उसको लेकर के ये कोई भी राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं होते, कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं होता। वापस आएंगे, मनीष जी के पास जाएंगे, उसके बाद सुशील जी के। अवन्या जी, एक सेकंड में मैं खत्म करूंगा। मनीष जी एक बात कह रहे थे महिलाओं को लेकर के और महिलाओं में जातियों को लेकर के, विशेषकर मुस्लिमों महिलाओं का जिक्र किया। मनीष जी, साहबानो भी एक मुस्लिम महिला थी, इस पूरे देश ने देखा है उस पूरे प्रकरण को। मुझे लगता है आप बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन सामाजिक कुरीति, सामाजिक ताने वाने को ढाल बना करके कुछ राजनीतिक दल अपनी सत्ता तक की महत्वाकांक्षा साधना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अवन्या जी, अवन्या जी, देखिए मुझे लगता है कि परिसीमन को आगे बढ़ाने का काम, परिसीमन हुआ था, परिसीमन नहीं रोका गया था, लेकिन हाँ सीटें जरूर नहीं बढ़ी गई थी, लेकिन परिसीमन स्ट्रक्चर को, जो भौगोलिक दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन हुआ था जब वाजपेयी जी ने उस परिसीमन आयोग का गठन किया था। और उसके बाद समझिए कि आखिर उससे दिक्कत कहां पर है? क्या लगता है आपको कि आपने एक नैरेटिव सेट कर लिया, नहीं साहब परिसीमन अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिलेगा। अभी आपने ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में परिसीमन किया था, सीमांकन उसके हुए थे और सीमांकन के बाद सीटों का परिवर्तन हुआ था, लेकिन कितना लाभ हमें मिला? आज क्या ये माना जाए कि पूर्व में भी जब परिसीमन किया गया, चाहे कांग्रेस पार्टी, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया गया, क्या ये माना जाए मनीष जी कि पूर्व में ऐसा होता रहा होगा कि सरकारों ने जो परिसीमन किए थे वो अपने हिसाब से किए और अपने लाभ के लिए किए? क्या ये मान लिया जाए? मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी। ठीक है मनीष जी, के आपके सवालों का जवाब ले लेंगे, उसके बाद विवेक जी के पास जाएंगे। ठीक है अवन्या जी, एक मिनट। मनीष जी, अगर आपको नियत पे सवाल उठाना है तो श्रीमती इंदिरा गांधी की नियत पर सवाल उठाइए कि इमरजेंसी के दौर में उन्होंने संविधान का 42वां संशोधन करके पूर्ण रूप से पंगु बना दिया व्यवस्था को, और परिसीमन आयोग को 30 साल के लिए बंद करके बंद पिंजरे में डाल दिया। ये बात अगर नियत की बात करिए तो नियत तो इंदिरा गांधी जी की खराब थी इस देश में। मनीष जी, कैलाश पांडे जी बोले। अवन्या जी, सुशील जी आपके पास। अवन्या जी, सामाजिक न्याय की बात हमारे मनीष जी कर रहे थे।
मुझे लगता है कि मनीष जी एक बार सामाजिक न्याय की बात करने से पहले आप इस बात को ध्यान कर लेते, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने से पहले आप ये सोच लेते कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। चूंकि एक नैरेटिव गढ़ के चीजों को केवल इंप्लीमेंट कर देना और जनता को आंखों में, विशुद्ध रूप से मैं देख रहा हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। हमारे विवेक जी कह रहे थे साइकिल यात्रा 12 से 15 किलोमीटर चली थी, हमारी साइकिल यात्रा से प्रेरणा ले लेते। हम नहीं ले सकते हैं भाई, उसमें आम जनता तो आपके साथ 12 से 15 मीटर नहीं चली, हमारे साथ देश की आम महिलाएं चली और देश की आम महिलाओं किराए की भीड़ पता है कहां से आई थी? किराए की भीड़ आई थी और इस देश में पहली बार दे रही थी आप लोगों को। अवन्या जी विवेक भाई आप सुनो ना, सज्जन व्यक्ति हैं आप भाई, सुनो मेरे भाई। इस देश में पहली बार है कि जब भारत की सरकार के अंदर सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री अगर हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है। विवेक जी बहुत जानकार व्यक्ति हैं, हमारे मनीष जी भी जानते हैं, जरा एक बार डेटा एनालिसिस करवा लीजिएगा, इनसे बता देंगे। दूसरी बात, महिलाओं को लेकर के आ जाइए। देश में पहली बार अगर महिला वित्त मंत्री बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, देश में पहली बार अगर महिला रक्षा मंत्री बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और उससे भी बड़ी बात समझिए, 1999 में जब देश के अंदर अवन्या जी गैर कांग्रेसी सरकार सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा था, तो पहली बार संसद के अंदर महिलाओं की भागीदारी 10% से ज्यादा हुई। और पहली बार जब गैर कांग्रेसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 300 सीटें मिली लोकसभा के अंदर, तो 15% महिलाओं की भागीदारी हुई लोकसभा के अंदर, पहली बार हुई। तो ये मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को दरकिनार करना और केवल एक नैरेटिव के बल पे राजनीति करना आज विपक्ष का प्रोपेगेंडा बन गया है। मेरे साथी कह रहे थे जनसंख्या नहीं, और भी आधार होने चाहिए, सीटों का परिवर्तन। देश के गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा है, अनुपात में सब उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं कि तमिलनाडु में हम कितनी सीटें बढ़ाने जा रहे हैं, कर्नाटक में कितनी बढ़ने जा रही हैं, कहीं उनके अनुपात में फर्क ही नजर नहीं आया। लेकिन नैरेटिव सेट करना है भाई कि कौआ नाक ले गया पूरे देश को, आपको कौए के पीछे भगाना है, तो वो जो कहावत इस समय कुछ लोग करते घूम रहे हैं। विनम्रता के साथ कहता हूं, विवेक जी को भी ये बात पता होगी, 1951 में 7,38,000 वोटों के ऊपर एक आबादी के ऊपर एक सांसद होता था, 7,38,000 विवेक जी, आपको भी पता है। और 2019 में आंकड़ा निकल करके आया कि ये आबादी का प्रतिशत 25 लाख से भी ज्यादा हो गया। 25 लाख से भी ज्यादा की आबादी पर आज एक सांसद होता है। क्या प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाना चाहिए? तो ये जो भ्रामक स्थितियां पैदा करने की बात हो रही है, इस देश को गुमराह करने की बात हो रही है विपक्ष के द्वारा, ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि मैं स्पष्ट कहता हूं कन्या जी, इन्हें डर लगता है कि कहीं अखिलेश जी की पत्नी की विरासत ना संकट में पड़ जाए और राहुल जी की बहन जी की विरासत ना संकट में पड़ जाए। ठीक है विवेक, सवाल विकास जी आपसे लेना चाहेंगे, परिसीमन के मुद्दे पर चुप्पी क्यों? नहीं, देखिए, परिसीमन के मुद्दे पर कोई चुप्पी नहीं है। आपने देखा होगा इस पूरी डिबेट में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आई कि कभी दक्षिण और उत्तर के माध्यम से महिलाओं के आरक्षण को के ऊपर जो विपक्ष का नैरेटिव था, उसे विपक्ष के लोग और तमाम लोग डिफेंड करने का काम कर रहे थे दक्षिण और उत्तर के नाम पर, और कभी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के नाम पर डिफेंड करने का काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता तो मुझे लगता है कि उसमें अब समाजवादी पार्टी ये तय कर लेती, हमारे साथी तय कर लेते कि डिंपल यादव जी की जगह मैनपुरी कन्नौज से किसी मुस्लिम महिला को लड़ा लेंगे, अखिलेश यादव जी घर बैठ जाएंगे, किसी मुस्लिम महिला को प्रतिनिधित्व देंगे। इसमें हर्जी कहां है? क्योंकि अभी सुशील जी और मनीष जी दोनों कह रहे थे कि राजनीतिक दल चाहे तो अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर केवल दिखावा करना है मुस्लिम महिलाओं के नाम पर, सारे देश की महिलाओं के अधिकारों का हनन करना समाजवादी पार्टी का यही उद्देश्य है। जिस उद्देश्य में वो सफल होती हुई दिख रही है, उसने देश की तमाम महिलाओं के अरमानों को कुचलने का काम किया। दूसरी बात, अवन्या जी, ये जो बिल था, इसके माध्यम से ये व्यवस्था 15 वर्ष के लिए होनी थी। 15 वर्ष के बाद आप इस पर तमाम से राजनीतिक दल आने वाले 15 वर्ष के बाद किसकी सरकार होगी किसकी नहीं होगी, ये भविष्य तय करेगा। तो वहां पर अगर विपक्ष के साथी हमारे अगर सरकार में होते हैं तो वो अपने हिसाब से इसमें अमेंडमेंट कर ले, इसमें बुराई क्या है। लेकिन तत्कालिक प्रभाव से विपक्ष ने एक मंशा सेट की और वो मंशा जग जाहिर हुई कि बार बार जो अल्पसंख्यक महिलाओं के इर्द गिर्द घुमा करके केवल वोट बैंक के लिए देश की तमाम महिलाओं के अधिकारों का हनन कर दिया गया। और उम्मीद कर रहा हूं कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम सरकार में होते हम इसको लागू कर चुके होते। 4 साल आपने क्यों रोका बिल को, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। लागू करते हैं और मेरी बात सुन लीजिए, 4 साल आपने बिल क्यों रोक के रखा था? 4 साल आपने बिल क्यों रोक के रखा? अरे सीधा जवाब दीजिए, आप सीधा जवाब दीजिए ना, 4 साल आपने बिल क्यों रोका? सियासत का आपने 4 साल बिल क्यों रोक के रखा इस देश में? बहुत शुक्रिया।